ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोन पर भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रश्मि जो कह रही थी उसने कर दिखाया है। ब्लैक कैट की मदद से रश्मि ने एक स्ट्रेटजी ही बनाई थी जिसके जरिए क्रिस्टोफर के आदमियों से वह सच उगलवाने में कामयाब हो चुकी है। मगर शायद यह तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। तुम जल्दी से जल्दी हेड ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। अनिका दो बातों को लेकर काफी हैरान हो रही थी। पहली ये कि आखिर रश्मि ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी जिससे क्रिस्टोफर के आदमियों ने अपना मुंह खोला था। और तो और जब ब्लैक कैट यानी कि अनिका ने खुद रश्मि के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, तो फिर रश्मि आखिर किसके जरिए यह सारा काम कर रही थी। अनिका को एक और बात काफी परेशान कर रही थी। वह यह थी कि आखिर उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा कौन थी। वह इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रही थी, और क्या वह सचमुच इसी खतरनाक थी कि इतने खतरनाक पावर ड्रग को बनाकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहती थी। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका ने नन्हे से आर्यन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना, उस पर नजर बनाकर रखना, वरना सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलती रहेगी। एक सच्चा भाई होने के नाते आर्यन ने अपने चेहरे पर काफी सीरियसनेस लाते हुए जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो मम, मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसके बाद अनिका शावर लेकर रोहित के साथ गुलेरिया हाउस से निकल गई। रोहित अनिका को ड्रॉप करने स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस जाने लगा। वो कार ड्राइव कर रहा था और अनिका ठीक उसके बगल में बैठी थी। अनिका किसी गहरी सोच में थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और उससे वह बार बार इंस्पेक्टर अब्बास की कही हुई बातें याद आने लगी। किस तरह अब्बास को शक था कि स्वाति किसी बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी। किस तरह 25 साल पहले उसने किसी पेशेंट की जान बचाने का बहाना देकर अब्बास की मां को झांसा दिया था और फरार हो गई थी। अनिका आज जानना चाहती थी कि आखिर क्या कनेक्शन था पावर ड्रग का स्वाति के साथ। तभी अचानक अनिका को क्रिस्टोफर के बारे में कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना फोन अनलॉक किया और क्रिस्टोफर के साथ जो आखिरी चैट हुई थी उस चैट बॉक्स को ओपन किया। क्रिस्टोफर ने अभी भी अनिका के आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया था। पिछली बार उसने क्रिस्टोफर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने प्रेगनेंसी के पीछे किसकी ने प्लानिंग की थी। मगर काफी दिन बीत चुके थे। क्रिस्टोफर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टोफर ने इतने दिन क्यों लगा दिए थे उसकी बात का जवाब देने में। अभी भी इस राज से पर्दा नहीं उठा था कि आखिर रोहित ने कब अनिका को प्रेग्नेंट कर दिया था। बिना रोहित की जानकारी की यह सब कैसे हुआ था। अनिका एक डॉक्टर होने की हैसियत से यह बात अच्छी तरह जानती थी कि एक लड़की का बेहोशी की हालत में किसी लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट होना मुमकिन हो सकता था, लेकिन ये सब रोहित की जानकारी के बगैर हुआ कैसे। अनिका अब यह सब कुछ सोच ही रही थी कि रोहित हल्की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। अनिका चौंक कर रोहित की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसके मन की बात को कैसे पढ़ लिया था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, बड़े जो करते हैं उसका बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने वह किया जो उन्हें सही लगा, चाहे दुनिया की नज़रों में वह गलत था, मगर उनके किए की कोई भी बात का रिश्ता उनके बच्चों से नहीं होगा। अनिका अच्छी तरह समझती थी कि रोहित क्या कहना चाहता था। वो कहीं न कहीं अनिका को इस बात का दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। चाहे स्वाति एक खतरनाक गैंग की लीडर थी जो इतना खतरनाक ड्रग लोगों में फैलाकर पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहती थी, मगर स्वाति ने जो कुछ भी किया था उसका अनिका के साथ कोई वास्ता नहीं था। मगर रोहित की ये बातें अनिका को तसल्ली नहीं दे रही थी, बल्कि अनिका की बेचैनी और बढ़ाने लगी थी। अनिका ने देखा कि अनिका के एंटर होते ही स्पेशल डिपार्टमेंट में खड़े ऑफिसर अचानक ही शांत हो गए। वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगे। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सबको क्या हो गया था।
अनिका की ओर देखने का सभी लोगों का नजरिया बदल चुका था। अनिका किसी ऑफिसर के साथ बात करती उससे पहले भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और सीधे उसे अपने केबिन के अंदर ले गई। केबिन में जाती ही उसने अनिका से कहा, देखो फिलहाल तुम किसी से बातें मत करो, यहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट में सभी को तुमसे नफरत हो गई है। अनिका हैरान होते हुए भूमिका से पूछने लगी, मगर ऐसा क्या हो गया अचानक? भूमिका ने अनिका को अपनी जगह पर बिठाकर कहा, देखो ब्लैक कैट की मदद से रश्मि ने क्रिस्टोफर के आदमियों से कुछ राज उगलवाया है। क्रिस्टोफर के आदमियों ने कहा है कि उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों पहले स्वाति मल्होत्रा काम किया करती थी। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऊंची ओहदे तक काम करती थी। पावर ड्रग को बनाने में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। कुछ आदमियों ने यह भी बताया है कि उन्हें शक था कि स्वाति इस वक्त हमारे देश में मौजूद है और उसी की तलाश करने वह लोग यहाँ आए हैं। अनिका यह सारी बातें सुनकर हैरान होने लगी थी। एयर कंडीशन ऑफिसर में बैठने के बावजूद अनिका घबराहट महसूस करने लगी थी। क्या उसने अपनी माँ के बारे में जितनी भी बातें सोची थी वह सारी सच थी? अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि भूमिका की अगली बात अनिका के कानों पर पड़ी। भूमिका ने कहा, देखो अब आगे जो मैं कहने वाली हूँ वह तुम्हें बहुत ही ठंडे दिमाग से सुनना होगा। मुझे यकीन है कि इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ गलत है, मगर हमें किसी भी तरह उन्हें गलत साबित करना होगा, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जो बयान दिया है वह तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की मुखिया थी। इस बात से और ज़्यादा चौंकाने वाली और कौन सी बात हो सकती थी? भूमिका ने केबिन का दरवाजा बंद करके अनिका के बिल्कुल पास आकर बैठकर कहा, देखो उन लोगों ने यह भी बयान दिया है कि तुम उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की एक जासूस हो जो उन्हें खबर देने के लिए हमारे साथ काम करती हो। यह बात सुनकर अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका सोच नहीं सकती थी कि इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों ने उसके बारे में इस तरह की बात कही थी। उसने ना तो उन लोगों को पहले कभी देखा था और ना ही वह किसी को जानती थी, मगर फिर भी क्रिस्टोफर के आदमियों ने अनिका के बारे में इस तरह के बयान दिए थे। अनिका को अभी भी भूमिका की बात सच नहीं लग रही थी। अनिका ने हैरान होते हुए भूमिका की ओर देखते हुए पूछा, यह क्या कह रही हो तुम? भूमिका, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उन्होंने मेरा ही नाम लिया था? हो सकता है तुम लोगों से कोई गलती हो रही हो, किसी और अनिका के बारे में बात कर रहे होंगे वह लोग, या फिर शायद नाम सुनने में ही तुम लोगों से कोई गलती हुई हो। भूमिका ने अनिका के कंधे पर एक हाथ रखते हुए कहा, देखो उनका बयान ऑफिशियल है। सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद ही हमने इस स्टेटमेंट को ऑफिशियल रजिस्टर में नोट किया है, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो लड़की किसी ज़रूरतमंद खानदान के बच्चे का इतना महंगा इलाज बिना किसी कंडीशन के पूरा करे, वह लड़की कभी इस तरह की खतरनाक अंडरवर्ल्ड गतिविधियों में पड़ नहीं सकती। मगर मैं जानती हूँ कि क्रिस्टोफर के आदमियों ने ऐसा क्यों कहा है। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जब भूमिका अनिका के साथ यह सारी बातें कर रही थी, तब अचानक ही अनिका के केबिन का दरवाज़ा खुला और स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ लोग अंदर आकर अनिका से सवाल जवाब करने की तैयारी करने लगे। तभी भूमिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उन लोगों से कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारे डिपार्टमेंट के इतने काबिल ऑफिसर पर शक करने से पहले तुम्हें 100 बार सोच लेना चाहिए था। और फिर तुम लोग जिन लोगों के बयान पर अनिका से पूछताछ करने आए हो, वो लोग कौन हैं? जरा एक बार सोच लो। वो दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग के लोग हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि वह लोग जो बयान दे रहे हैं वह सब सच है? पर यह मत भूलो कि अभी 2 दिन पहले ही यही लड़की हमारे डिपार्टमेंट के लिए क्या कर चुकी है। अगर यह ना होती तो हम कैप्टन डिसिल्वा की असलियत कभी जान नहीं पाते। इसकी वजह से हमारे चहेते रिटायर्ड ऑफिसर तारक मजुमदार का कातिल हमारे सामने आया। इसी लड़की की वजह से एक सच्चे सिपाही कैलाश ने देश की सेवा करते हुए जो पैसे कमाए थे वह पैसे हम दोबारा रिकवर कर पाए। इस लड़की की ईमानदारी पर शक करना बहुत गलत होगा। इससे पहले कि भूमिका आगे कोई बात करती, उन ऑफिसरों के पीछे से एक लड़की के हिल्स की आवाज़ सबके कानों पर पड़ी। सारे ऑफिसरों ने रश्मि को आगे आने का रास्ता दिया
रश्मि धीरे से भूमिका के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, हेलो मिस अनिका, आशा करती हूँ कि 2 दिन की छुट्टी ने आपके शरीर और दिमाग को रिफ्रेश कर दिया होगा। इससे पहले कि रश्मि का बात का जवाब अनिका दे पाती, भूमिका ने रश्मि को आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, अभी कुछ ही दिन पहले तुम हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई हो और आज तुम हमारे ही डिपार्टमेंट की एक काबिल और होनहार ऑफिसर से पूछताछ करने चली आई। मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रही हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है इन सब के पीछे। तभी भूमिका की बात को बीच में अटकाते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ रश्मि ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है मिस अनिका को बेवजह परेशान करने का। मुझे तो यहाँ खुद इंस्पेक्टर अब्बास ने भेजा है। रश्मि की बात सुनकर भूमिका खुद हैरान रह गई। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रश्मि ने कहा, देखिए, ब्लैक कैट की मदद से मैंने इस खतरनाक गुंडों के पास से जो भी राज उगलवाई हैं वह काफ़ी हैरान करने वाले हैं। रश्मि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक फाइल अनिका के सामने रखी और अनिका के ठीक सामने एक चेयर पर बैठते हुए कहा, इन गुंडों ने जो बयान दिया है वह काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ यानी कि स्वाति मल्होत्रा इनकी गैंग की एक मेंबर थी। पावर ड्रग को बनाने से लेकर और कई बातों के लिए स्वाति ही जिम्मेदार रहा करती थी। इस पावर ड्रग को बनाने का फॉर्मूला सिर्फ वो ही जानती थी। उनके बाद उनकी गैंग में कुछ लोगों को पावर ड्रग बनाने के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, मगर उनके पास तुम्हारी माँ वाला फार्मूला नहीं था। हाँ, मगर उनके आसपास का एक फार्मूला उनके पास जरूर था, जिससे वह थोड़ी कम मात्रा में पावर ड्रग का प्रोडक्शन करते थे। इन लोगों का कहना है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक ही बात का खतरा है कि अगर स्वाति मल्होत्रा उस फार्मूला के जरिए पावर ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें और अपनी एक अलग गैंग बनाएं तो। रश्मि की बात को बीच में काटती हुए भूमिका ने कहा, हमारे कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर स्वाति मल्होत्रा ने यह सब कुछ किया है तो उसके बदले तुम उनकी बेटी अनिका को उनकी गैंग की जासूस नहीं कह सकती। यह बहुत गलत होगा। और जहाँ तक पावर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है तो तुम तो यह बात अच्छी तरह जानती हो कि स्वाति तो अब मर चुकी है। तभी अनिका की तेज नजरों से देखते हुए रश्मि ने कहा, मगर उनकी बेटी अभी तो जिंदा है। भूमिका रश्मि के कहने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। रश्मि सबके सामने यह कहना चाहती थी कि दरअसल अनिका ही क्रिस्टोफर की गैंग की असली लीडर थी और खतरनाक पावर ड्रग को दुनिया और देश भर में फैलाने के लिए अनिका उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक मिशन करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ मिली थी, ताकि स्पेशल डिपार्टमेंट की हर हरकत पर अनिका की नज़र रहे और उसके ऑर्गेनाइजेशन की असली मकसद तक पहुंचने से पहले अनिका अपनी गैंग के साथ मिलकर उस पावर ड्रग को पूरे देश में चारों तरफ फैला दे। इससे पहले कि भूमिका रश्मि की बात का जवाब देती, अनिका ने अपनी जगह से उठकर रश्मि से कहा, मैं क्रिस्टोफर के आदमियों से पूछताछ करना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनते ही रश्मि मुस्कुराकर अनिका से कहने लगी, क्यों, क्या तुम्हें ब्लैक कैट पर भरोसा नहीं है? यह इंटेरोगेशन मैंने ब्लैक कैट के तैयार किए गए प्लान के मुताबिक किया है। स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर भी अब तक यह बात मान चुके थे कि रश्मि सचमुच ब्लैक कैट की काफ़ी करीबी थी। जिन लोगों से इतने दिनों तक स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग एक अक्षर भी नहीं निकलवा पाए थे, ब्लैक कैट की मदद से रश्मि ने वह काम बड़ी आसानी से कर लिया था और इसीलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने रश्मि को इस पूरी इंटेरोगेशन का हेड बनाया था। अनिका ने रश्मि की ओर देखकर तीखी आवाज में कहा, मैंने कब कहा कि मुझे ब्लैक कैट पर भरोसा नहीं है? अनिका की बात सुनते ही रश्मि के मुंह से हंसी निकल गई। अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए रश्मि ने कहा, मैं समझ गई, दरअसल तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है, मगर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट पर और खासकर इंस्पेक्टर अब्बास पर तो तुम्हें भरोसा है ना? उन्हीं के कहने पर मैं तुमसे पूछताछ करने आई हूँ। बाकी लोगों को जिन पर हमें शक होता है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हम उन लोगों को इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर उनके साथ सख्ती बरत कर पूछताछ करते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि तुम स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए एक काफ़ी कीमती ऑफिसर हो। मुझे भी तुम पर सख्ती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा,
मगर मैं चाहती हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वह जल्द से जल्द दूर हो जाए और हमें इस बात की तसल्ली हो जाए कि तुम उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो। बस मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें यहीं अपनी केबिन में बैठकर उन सवालों का जवाब देना है। मेरे ख्याल से इतना तो तुम कर ही सकती हो। यह बात कहने के बाद रश्मि अनिका की ओर देखने लगी। भूमिका के पास अब रश्मि को रोकने का और कोई तरीका नहीं था। भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट के हर कायदे कानून को अच्छी तरह जानती थी। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रोकना ना तो उसके हक में था और ना ही भूमिका के वसूल के उसे यह करने की इजाजत दे रहे थे। रश्मि अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब बाजी पूरी तरह उसके हाथ में थी, इसलिए अनिका को अपनी सीट पर बैठने का इशारा करते हुए रश्मि अनिका के सामने बैठकर पूछने लगी, मिस अनिका, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी माँ किस तरह की इंसान थी? उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? क्या वह ज़्यादा गुस्सा करती थी या हमेशा शांत रहती थी? किस तरह का बिहेवियर था उनका? अनिका इस सवाल पर हैरान होकर रश्मि को देखने लगी। रश्मि एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर थी जो अनिका के साथ पूछताछ करने आई थी। ये केस काफ़ी इम्पोर्टेंट केस था स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए, मगर इसके बावजूद रश्मि के पास यह जानकारी तक नहीं थी कि जब स्वाति मल्होत्रा की मौत हुई थी तब अनिका की उम्र 2 साल से भी कम थी। इतने छोटे बच्चे को किस तरह पता हो सकता है कि उस वक्त उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इंसान कैसा था? अनिका के दिलो दिमाग में ना तो उसकी माँ की कोई याद थी और ना ही उसे उनकी शक्ल याद थी। अनिका ने रश्मि से कहा, जब मेरी माँ की मौत हुई तब मैं 2 साल से भी कम उम्र की थी। क्या आपको लगता है कि इतना छोटा बच्चा बड़ा होकर आपके इस सवाल का जवाब दे सकता है? रश्मि ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और पूछा, चलिए ये बात मैं मान लेती हूँ। मुझे बताइए, क्या आपकी माँ आपके लिए कुछ छोड़कर गई हैं? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, वह मेरे लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़कर गई हैं। रिकॉर्डिंग का नाम सुनते ही रश्मि ने अपनी कमर सीधी कर ली। अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए रश्मि ने अनिका से पूछा, क्या आप वह रिकॉर्डिंग मुझे सुना सकती हैं? उसको जवाब देने से पहले अनिका उसे देखकर एक गहरी सोच में डूब गई। अचानक ही रश्मि की आवाज़ काफ़ी बदली हुई नजर आ रही थी। अनिका को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि रश्मि किसी चीज़ की तलाश में थी। ऐसी ही तलाश इससे पहले अनिका ने कुणाल डोगरा की आंखों में देखी थी। कुणाल के परिवार वाले चाहते थे कि किसी भी हालत में अनिका की शादी उसके साथ हो और कुणाल अनिका से उसकी मां की पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी हड़पना चाहता था। अनिका को शक था कि डोगरा परिवार को किसी खास चीज की तलाश थी, इसलिए अनिका खुद फैक्ट्री जाकर तहकीकात कर चुकी थी, मगर उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे असाधारण कहा जा सकता था। स्वाति ने जो रिकॉर्डिंग अनिका के लिए छोड़ी थी, उस रिकॉर्डिंग में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस केस से ताल्लुक रखती हो। इसलिए कुछ देर मन ही मन हर एंगल से सोचने के बाद अनिका ने रश्मि से कहा, मुझे नहीं लगता कि उस रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई बात है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। बस कुछ प्राइवेट बात है जो एक माँ ने अपनी बेटी के लिए कही है। रश्मि ने अपने साथी ऑफिसरों की ओर देखने के बाद अनिका से कहा, क्या तुम हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करना चाहती हो? रश्मि की इस तरह की बात सुनकर भूमिका अनिका के बीच बचाव करते हुए कहने लगी, वह कह रही है ना कि उस रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी है वह केस से रिलेटेड नहीं है और अनिका के पास यह पूरा अधिकार है कि वह तुम्हें अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ से दूर रखे। भूमिका की ओर देखते हुए रश्मि ने कहा, तुम स्पेशल डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदार ऑफिसर हो। तुम जानती हो कि हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ गहरे राज छुपे हो सकते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और ख़ासकर तब जब वो रिकॉर्डिंग किसी ऐसे इंसान की आखिरी निशानी हो जो अंडरवर्ल्ड की इतनी खतरनाक गैंग की लीडर थी। अनिका भी जानती थी कि रश्मि की बातों में सच्चाई थी, मगर अनिका को रश्मि पर विश्वास नहीं था। वह किसी भी हालत में अपनी माँ की रिकॉर्डिंग रश्मि के हवाले नहीं करना चाहती थी। अनिका बस अपना सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठी रही। जब रश्मि ने देखा कि अनिका अपनी माँ की रिकॉर्डिंग रश्मि को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी, तो अपनी जगह से उठकर रश्मि ने उससे कहा, देखो, अगर तुम हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करना चाहती हो
तो मुझे मजबूरन तुम्हें नजर कैद करना पड़ेगा। रश्मि की बात सुनते ही साथी ऑफिसरों ने अनिका को चारों तरफ से घेर लिया। तभी भूमिका रश्मि के ठीक सामने आकर कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। मैं अभी इंस्पेक्टर अब्बास को यहाँ बुलाती हूँ। इससे पहले कि भूमिका केबिन से बाहर निकल पाती, रश्मि ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम भूल रही हो, इंस्पेक्टर अब्बास इस वक्त हेड ऑफिस में मौजूद नहीं है। बॉर्डर पर क्रिस्टोफर की गैंग के कुछ लोग देखे गए थे, इसलिए वह हमारी टीम से कुछ लोगों को लेकर बॉर्डर पर गए हैं, मगर उन्होंने इस केस की जिम्मेदारी कुछ दिनों तक मुझे सौंपी है। और अनिका इस केस की एक अहम सस्पेक्ट है, मगर मैं जानती हूँ कि अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर है, इसलिए बार बार मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी माँ की रिकॉर्डिंग हमारे हवाले कर दें। अनिका फिर भी अपनी जगह पर बिना हिले बस बैठी रही। कुछ देर बाद अनिका ने अपनी नजरें उठाकर रश्मि की आंखों में आंखें डालकर कहा, और अगर मैं ना दूं तो? रश्मि ने भी बिना डरे अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारी केबिन से बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक तुम अपनी माँ का वह आखिरी मैसेज हमें नहीं सुनाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अनिका ने रश्मि को तेज नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें शक है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? स्पेशल डिपार्टमेंट से गद्दारी कर रही हूँ? रश्मि ने बड़ी ही ठंडी आवाज में अनिका से कहा, तुम पर शक करने की कई वजह है हमारे पास। मैंने हवा में तीर नहीं चलाया है। ब्लैक कैट के जरिए जब मैंने प्लानिंग करके सारी इंटेरोगेशन की थी, तब तुम्हारा नाम सामने आया था। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि वह लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे जरा एक बात बताना, तुम्हारा बचपन इतना मिस्टीरियस क्यों है? जहाँ तक मैंने पता लगाया है, तुम्हारा पूरा बचपन मनाली में गुजरा है, मगर इसके बावजूद तुमने डॉक्टर वांगापटू के पास ट्रेनिंग कैसे ली? क्योंकि डॉक्टर वांगापटू तो यही दिल्ली में रहकर काम करते थे और बीच में कई कई दिनों तक हिमालय के पर्वतों की गोद में जाकर काम करते थे। फिर यह कैसे हुआ कि तुमने उनसे इतनी सारी ट्रेनिंग ले ली? अनिका मन ही मन सोचने लगी कि रश्मि यह किस तरह की बात कर रही थी। इस जमाने में दूर रहकर भी लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, फिर दूर रहकर डॉक्टर वांगापटू से ट्रेनिंग लेना रश्मि को क्यों इतना अजीब लग रहा था। अनिका ने इसी तरह से बलबीर सर के पास भी ट्रेनिंग ली थी मार्शल आर्ट की। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो यह भी भूल जाते हैं। मुझे एक बात बताना है कि तुम्हारी दिल्ली आने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? अनिका फिर से हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि इस बार रश्मि क्या नया ट्विस्ट लाई थी। रश्मि ने कहा, तुम दिल्ली आई थी, उससे कुछ ही दिनों बाद डोगरा परिवार से आशीष डोगरा भी दिल्ली पहुंचा है, और ठीक उसी वक्त क्रिस्टोफर के आदमी भी यहीं पहुंचते हैं। आशीष और क्रिस्टोफर के खास लोग मिलकर किसी बड़ी प्लानिंग में लग जाते हैं, और तो और जब वह लोग यह सारी प्लानिंग कर रहे थे, तब आशीष तुम्हारे साथ हमेशा टच में था। तो जरा मुझे बताओ, एक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर होने के नाते क्या यह सब कुछ तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या संबंध है तुम्हारे क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक गैंग के साथ? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, यह सारी बातें इंस्पेक्टर अब्बास अच्छी तरह से जानते हैं। मैं क्रिस्टोफर के साथ कांटेक्ट में थी, यह बात सच है, मगर यह बात इंस्पेक्टर अब्बास भी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उन्हें अंधेरे में रखकर कुछ नहीं किया। तुम चाहो तो उनसे यह बात पूछ सकती हो। यह कहते ही अनिका ने अपने पास से अपना मोबाइल फोन निकाला और इंस्पेक्टर अब्बास को कॉल लगाने की कोशिश की। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि अनिका का नेटवर्क जाम कर दिया गया था। रश्मि ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, इंस्पेक्टर अब्बास जब तक वापस नहीं आते तब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें नज़र कैद करती हूँ। अगर तुम अपनी माँ की दी हुई आखिरी रिकॉर्डिंग मुझे सौंपना चाहती हो तो इनसे मैं किसी भी ऑफिसर को मैसेज दे देना। तुम्हारा मैसेज मुझ तक पहुँच जाएगा। बड़ी ही एटीट्यूड में वह बात कहने के बाद रश्मि वहाँ से चली गई। जब भूमिका ने रश्मि को ऐसा करते हुए देखा तो भूमिका गुस्से से तिलमिला उठी। भूमिका ने अपनी सीट पर बैठी अनिका से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इंस्पेक्टर अब्बास को कॉल लगाती हूँ। मगर जब भूमिका ने इंस्पेक्टर को कॉल लगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके भी फोन का नेटवर्क जाम कर दिया गया था।
इस बात पर भूमिका का अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। भूमिका ने अनिका से कहा, मैं अभी बिल्डिंग के बाहर जाती हूँ और उन्हें कॉल लगाकर कहती हूँ कि अभी इसी वक्त वह सब कुछ छोड़कर हेड ऑफिस पहुंचे। भूमिका तेजी से अनिका की केबिन के बाहर चली गई, मगर इन सब बातों से अनिका के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं नजर आ रही थी। अनिका अपने चेयर पर बिल्कुल रिलैक्स होकर इंस्पेक्टर अब्बास की आने का इंतजार करने लगी। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि उसके लिए अच्छा मौका था कुछ देर तक आराम कर लेने का। अनिका ने अपने केबिन में रखे हुए एक सोफा पर चादर बिछाई और पिलो लेकर बड़े ही आराम से लेट गई। भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर अब्बास को कॉल लगाने लगी। कुछ देर तक उनका कॉल ट्राई करने के बाद भूमिका को इस बात का एहसास हुआ कि उनका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। भूमिका इस बात को लेकर काफी अपसेट हो गई। अनिका को रश्मि के नज़र कैद से बचाने के लिए इंस्पेक्टर अब्बास से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी था। कुछ देर तक बिल्डिंग के बाहर खड़े रहकर भूमिका उन्हें लगातार कॉल लगाने की कोशिश करती रही, मगर 15-20 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद उनका कॉल नहीं लग रहा था। भूमिका ने हार कर जब वापस स्पेशल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश की तो 4-5 ऑफिसर भूमिका का रास्ता रोककर खड़े रह गए। भूमिका उन ऑफिसर्स की ओर देखकर कहने लगी, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? भूमिका की बातें सुनकर सारे ऑफिसर्स काफी घबराहट महसूस करने रहे थे, मगर वह अपने फर्ज के आगे मजबूर थे। तभी एक ऑफिसर ने कांपती हुई आवाज में भूमिका से कहा, देखिए मैडम, हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर इस वक्त हम लोग ड्यूटी पर हैं। हमें साफ इंट्रोडक्शन दी गई है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। जब तक अनिका मैडम की पूछताछ पूरी नहीं होती, आपको अंदर आने से मना किया गया है। मैडम, कुछ ही देर की बात है, प्लीज मान जाइए। भूमिका यकीन नहीं कर सकती थी कि रश्मि ने इस तरह का कोई ऑर्डर दिया था। भूमिका को इस बात का भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों तक जिन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसने स्पेशल डिपार्टमेंट में काम किया था, आज वही साथी भूमिका के खिलाफ खड़े हो गए थे। भूमिका किसी भी हालत में अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। भूमिका ने अपने साथी ऑफिसरों की ओर देखकर कहा, अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी? तुम जानते हो कि मैं एक बार कोई चीज करने का इरादा बना लेती हूँ तो किसी भी कीमत पर उसे पाकर रहती हूँ। यह कहते हुए बिना कुछ सोचे समझे भूमिका ने 2 ऑफिसरों को सीधा जमीन पर पटक दिया। बाकी ऑफिसर भूमिका का रास्ता रोकने आए उससे पहले भूमिका छलांग लगाकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। भूमिका को इस तरह अंदर आते हुए देखकर कुछ और ऑफिसर्स भी भूमिका को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे। भूमिका ने सबके साथ लड़ने का मन बना लिया था। भूमिका ने जैसे ही फाइट करने के लिए अपनी पोजीशन पकड़ी, अनिका की सॉफ्ट आवाज भूमिका के कानों पर पड़ी। स्टेयर केस पर खड़ी अनिका ने भूमिका से कहा, जिद मत करो भूमिका, यह लोग अपने फर्ज के हाथों मजबूर हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी और का हाथ है और मैं यहाँ बड़े आराम से हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम कुछ देर के लिए मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। तुम घर जाकर देखो वहाँ क्या हो रहा है। हम दोनों में से किसी एक का बाहर रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें भी इन लोगों ने हिरासत में ले लिया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। अनिका के मुंह से हिरासत शब्द सुनकर भूमिका हैरान होकर अपने साथी ऑफिसरों को देखने लगी। भूमिका ने एक सीनियर ऑफिसर से कहा, क्या तुम लोगों ने अनिका को हिरासत में ले लिया है? क्या हो गया है तुम लोगों की अकल को? यह क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जानते हो उसने डिपार्टमेंट के लिए क्या किया है, इसके बावजूद तुम लोग रश्मि का साथ दे रहे हो। उस सीनियर ऑफिसर ने भी जवाब देते हुए भूमिका से कहा, इंस्पेक्टर अब्बास रश्मि को इसकी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। जब तक मिस अनिका के साथ पूछताछ पूरी नहीं होती, हम रश्मि के दिए गए ऑर्डर को मानने के लिए मजबूर हैं। भूमिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अनिका को देखकर कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अभी जाकर रोहित से बात करती हूँ। देखती हूँ यह लोग कितनी देर तुम्हें हिरासत में रख पाते हैं। यह कहने के बाद भूमिका तेजी से स्पेशल डिपार्टमेंट के बिल्डिंग से निकल गई। उसके जाने के बाद अनिका फिर से अपनी केबिन में जाकर अपने सोफे पर
बड़े ही आराम से लेट गई। अनिका को आज इस बात की एक्साइटमेंट हो रही थी कि वह ड्यूटी पर होने के बावजूद कुछ देर के लिए आराम करेगी। जब अनिका ने अपना सर तकिए पर रखा तो कुछ ही देर में उनकी आंखें भारी होने लगी। अनिका की केबिन में जो कुछ भी हो रहा था वह सीसीटीवी कैमरे के जरिए रश्मि अपने साथी ऑफिसरों के साथ बैठकर देख रही थी। जब रश्मि को इस बात का एहसास हो गया कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी तो उसने अपने साथी ऑफिसर की ओर देखकर और बिल्कुल धीमी आवाज में उनके कान में एक प्लान बताया। प्लान सुनते ही उस साथी ऑफिसर के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। वह हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगा। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उस साथी ऑफिसर ने रश्मि से कहा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनिका खुद हमारे ही डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। वह एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर है। उसकी बात सुनकर रश्मि ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम उससे हमारा साथी मानते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी माँ कितनी खतरनाक अंडरवर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी? अनिका की माँ ना होती तो इतना खतरनाक ड्रग कभी जन्म ही ना लेता। यह मत भूलो कि 25 साल पहले इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग ने देश भर से हजारों बच्चों को अगवा किया था। हजारों की तादाद में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इन लोगों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। उनके इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ तक कि इन लोगों तक पहुँचने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के कई लोग शहीद हो चुके हैं। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, इस खतरनाक गैंग के खतरनाक ड्रग को किसी तरह बर्बाद कर देना। और इस गैंग का वजूद कहीं न कहीं इस लड़की की माँ की वजह से ही है। अगर वह न होती तो इस खतरनाक पावर ड्रग लोगों तक पहुंचता ही नहीं, न ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होते और न ही हम लोगों को हमारे होनहार स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को खोना पड़ता। उन सब की कुर्बानियां याद करो। क्या अभी भी तुम्हें इस लड़की के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर नजर आ रहा है या एक देशद्रोही? रश्मि की बातें सुनकर उस ऑफिसर का खून खौलने लगा था। उसे रश्मि की बातें बिल्कुल सच लग रही थी। सीसीटीवी कैमरा के जरिए सोफा पर लेटी हुई अनिका को देखकर उस ऑफिसर ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद अनिका के केबिन में अचानक ही स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर दाखिल हुए। उन्होंने कमरे के अंदर एक बड़ा सा लैंप रख दिया। लैंप को इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट से कनेक्ट करने के बाद उन लोगों ने उस लैंप को स्विच ऑन कर दिया। लैंप के ऑन होते ही पूरे कमरे में तेज रोशनी छा गई। ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा सा आग का गोला कमरे के बीचों बीच लगा दिया था, जिसकी रोशनी दीवार से टकराकर अनिका की आंखों पर पड़ रही थी। भले ही अनिका की आंखें बंद थीं, मगर इसके बावजूद रोशनी का असर इतना ज्यादा था कि अनिका की नींद लैंप के ऑन होते ही खुल गई। तेज रोशनी अनिका की आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। अनिका ने अपनी आंखों पर एक हाथ रखा और आसपास खड़े लोगों का चेहरा देखने की कोशिश की। जब अनिका को अपने ठीक सामने स्पेशल डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर नजर आया तो उसने उस ऑफिसर को पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसी तरकीब को खतरनाक क्रिमिनल के साथ पूछताछ करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम लोग यहाँ मुझे टॉर्चर करने आए हो? उस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, हम बेहद शर्मिंदा हैं मैडम, मगर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी माँ आपके लिए जो छोड़ गई हैं वह रिकॉर्डिंग हमें सौंप दीजिए। हम इसी वक्त आपके साथ यह सलूक करना बंद कर देंगे। वैसे हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन यह कदम उठाने पड़ेंगे। अनिका कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी। वह लाइट का बल्ब बिल्कुल अनिका की आंखों के सामने चमक रहा था। रोशनी के साथ साथ उस बल्ब से काफी गर्म रेडिएशन भी अनिका के चेहरे पर पड़ने लगे थे। तभी अनिका के कानों पर रश्मि की आवाज पड़ने लगी। रश्मि ने कहा, तुम तो जानती हो स्पेशल डिपार्टमेंट के काम करने के अपने तरीके होते हैं। हमें हमारे प्राइम सस्पेक्ट के से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द जुटानी है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त इस केस से जुड़ी सबसे खतरनाक औरत तुम्हारी माँ है। उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हमारा फर्ज है। अगर तुम अभी इसी वक्त हमें वह रिकॉर्डिंग सौंप दो तो यह सब कुछ एक ही पल में खत्म हो सकता है।
अनिका रश्मि को देख नहीं पा रही थी क्योंकि अनिका की आंखों पर रोशनी पड़ रही थी, मगर अपनी आंखों के आगे हाथ रखते हुए अनिका ने रश्मि की आवाज की डायरेक्शन में देखकर कहा, तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके आजमा सकती हो मेरे ऊपर, मगर मैं तुम्हें वह रिकॉर्डिंग नहीं देने वाली। इंस्पेक्टर अब्बास से बात किए बिना मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाली। तभी पास खड़ी एक साथी ऑफिसर ने अनिका से कहा, इंस्पेक्टर अब्बास अगर आ जाएंगे तब भी यही होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ इस गैंग की लीडर रह चुकी हैं और उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए तो हमें इंस्पेक्टर अब्बास ने ही कहा है। अनिका ने उस ऑफिसर की बात सुनने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुछ देर तक रश्मि वहीं खड़ी रही, मगर जब रश्मि को लगा कि अनिका उसके सामने इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाली थी, तो रश्मि ने अपने आदमियों को अनिका के केबिन से बाहर निकलने का इशारा किया। अनिका किसी को देख नहीं पा रही थी, मगर कमरे से बाहर निकलते हुए लोगों के जूते की आवाज अनिका के कानों पर पड़ने लगी। कुछ ही पल में दरवाजा बंद होने की आवाज अनिका को सुनाई दी। अनिका समझ चुकी थी कि रश्मि उसे इतनी आसानी से आराम नहीं करने देने वाली थी। अनिका के चेहरे पर लगातार उस बल्ब से तेज रोशनी पड़ रही थी। अनिका की आंखों के साथ साथ अब उसकी स्क्रीन में भी इरिटेशन होने लगी थी। अनिका ने अपनी जगह से उठकर उस बल्ब को स्विच ऑफ करने की बहुत कोशिश की। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों के जरिए अनिका ने पूरे कमरे में उस बल्ब को बंद करने की स्विच ढूंढने की कोशिश की, मगर अनिका को कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उस बल्ब की इंटेंसिटी अब हर 10 मिनट के बाद बढ़ाई जा रही थी। इंटेंसिटी बढ़ते ही अनिका की आंखों पर पड़ती रोशनी भी ज़्यादा तेज हो रही थी और बल्ब से निकल रहे रेडियंस की गर्माहट भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका के केबिन का एयर कंडीशन भी स्विच ऑफ कर दिया गया था। अनिका के माथे से पसीना बहने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके शरीर से सारा पानी सोख लिया गया था। अनिका फिर से अपने सोफा पर जाकर बैठना चाहती थी, मगर कुछ देर तक कमरे में बिना देखे यहाँ वहाँ घूमने के बाद अनिका अब अपने सोफे तक वापस जाने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रही थी। इन सब बातों को लेकर अनिका काफी इरिटेट होने लगी थी। रश्मि एक बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर अनिका की नींद पूरी ना हो तो अनिका की तबीयत का उसका सीधा असर पड़ता था। अब रश्मि देखना चाहती थी कि आने वाले कितने घंटों तक अनिका का तेज रोशनी का सामना कर सकती थी। कुछ देर तक उस रोशनी के सामने रहने के बाद अनिका को लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे गिव अप करने लगा था। अनिका ने सोच लिया था कि अब वह ज्यादा देर इस कमरे में होने वाले टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अनिका अपने स्किन पर और आंखों में होने वाली इरिटेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अनिका ने सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहती थी। अनिका ने धीरे से अपने केबिन के टेबल पर अपना हाथ पटकना शुरू किया। केबिन के अंदर से हो रही आवाज सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर केबिन के अंदर आए। उन्होंने लैब से निकलने वाली रोशनी की इंटेंसिटी थोड़ी कम की। कुछ देर में खुद रश्मि भी केबिन के अंदर आ पहुंची। अनिका के चेहरे पे थकान और इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। रश्मि ने साथी ऑफिसरों से पूछा, क्या हुआ, दरवाजा क्यों खोला? साथी ऑफिसर्स खामोश खड़े वहीं पर खड़े हुए अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने अपने पर्स से कुछ टिश्यू पेपर निकालकर अपने चेहरे पर रखे और रश्मि से कहा, मैंने सोचा कि मैं इस मामले को यहीं पर खत्म कर दूं। अनिका की बात सुनते ही रश्मि के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रश्मि समझ चुकी थी कि अनिका ने रश्मि की डिमांड के सामने घुटने टेक दिए थे। रश्मि ने अनिका को समझाते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे भी यह सब कुछ करके अच्छा नहीं लग रहा था। तुम हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हो। तुम्हारे साथ बाकी क्रिमिनल जैसा बर्ताव करके डिपार्टमेंट में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर क्या करें, यह केस बहुत सेंसिटिव है और तुम्हारे पास इस केस से जुड़ी सबसे खतरनाक क्रिमिनल की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारे मन में चल रहा इमोशनल तूफान समझ सकती हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारी माँ को इस तरह से क्रिमिनल कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो आज क्रिस्टोफर की खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग को जो कुछ भी है वह तुम्हारी माँ की वजह से है, उस पावरफुल और खतरनाक ड्रग की वजह से है। अगर उनके बारे में कोई भी सुराग मिलता है तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए। चलो अच्छी बात है, तुम मुझे वह रिकॉर्डिंग देने के लिए तैयार हो गई।
तो बताओ कहाँ है वह रिकॉर्डिंग? अनिका ने टिश्यू पेपर नीचे करते हुए रश्मि की ओर देखकर कहा, किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें वह रिकॉर्डिंग देने वाली हूँ? अनिका की बातें सुनकर रश्मि हैरान होकर अपने साथी ऑफिसर्स की ओर देखने लगी। किसी को अनिका की ये बात समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि रश्मि फिर से अनिका की ओर देखे, अनिका ने अपने बगल में पड़ा हुआ एक छोटा सा फ्लावर वास इतनी तेजी से रश्मि की ओर फेंका कि रश्मि को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फ्लावर वास से बचने की रश्मि कोशिश करती, उससे पहले वह वास रश्मि के सर पर जा लगा। रश्मि के ऊपर अटैक होता हुआ देखकर स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसरों अनिका पर डिफेंस अटैक करने की कोशिश करके रश्मि ने चिल्लाकर अनिका से कहा, यह तुम गलत कर रही हो। इस वक्त तुम सिर्फ हमारी हिरासत में हो। तुम नहीं जानते कि मुझ पर अटैक करके तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब हम तुम्हें बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे। साथ ही ऑफिसर्स अनिका पर अटैक करते उससे पहले सबने देखा कि अनिका के मोबाइल स्क्रीन पर इंस्पेक्टर अब्बास की तस्वीर फ्लैश होने लगी। अब्बास ने अनिका को वीडियो कॉल किया था। अनिका बार बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर सिग्नल जाम होने की वजह से वह उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। रश्मि यह देखकर हैरान थी कि अब्बास इस वक्त जहां गए थे वहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और अनिका के मोबाइल का नेटवर्क भी रश्मि ने जाम करवा दिया था। फिर यह वीडियो कॉल कैसे मुमकिन था? यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उनका वीडियो कॉल कनेक्ट करते हुए अनिका ने उनसे कहा, मैंने आपको इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि मैंने सोचा कि आप शायद इन लोगों के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। यह कहने के बाद अनिका ने अपने फ़ोन की स्क्रीन रश्मि और साथी ऑफिसरों की ओर कर दी। इंस्पेक्टर अब्बास ने रश्मि से बात करते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो रश्मि? अनिका को मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करके बुलाया है। इससे स्पेशल डिपार्टमेंट में अपॉइंट करने से पहले मैं हर तरह की जांच कर चुका हूँ। क्रिस्टोफर या किसी भी अंडरवर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन से अनिका का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि सालों पहले अनिका की माँ अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई हो, मगर अनिका का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। वह हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की एक होनहार, काबिल और ईमानदार ऑफिसर है। उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। जब स्पेशल डिपार्टमेंट के साथी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनी तो उनका सर शर्म से झुक गया। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर सिर्फ रश्मि का कहा मान रहे थे। हालांकि कोई भी स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर अनिका के साथ इमोशनली नहीं जुड़ा था, मगर सभी लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे कि अब्बास ने अगर अनिका की गारंटी ली है तो जरूर वो निर्दोष होगी। लोग अब्बास पर काफ़ी भरोसा करते थे। खासकर पिछले दिनों कैप्टन डिसिल्वा के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद लोगों का भरोसा अब्बास पर पहले से भी दुगना हो गया था। उनकी सफाई सुनते ही सभी ऑफिसर्स को इस बात की तसल्ली हो गई कि अनिका उनसे कुछ छुपा नहीं रही थी। इसलिए उनकी बात सुनते ही उन लोगों ने कमरे से वह टॉर्चर करने वाला बल्ब तुरंत हटा लिया। रश्मि भी जानती थी कि उनकी सफाई सुनने के बाद अब उसके पास अनिका को हिरासत में रखने का और कोई मौका नहीं था। रश्मि अच्छी तरह जानती थी अनिका के ऊपर दबाव बनाने का मौका उसने गंवा दिया था, मगर रश्मि भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रश्मि ने वीडियो कॉल पर इंस्पेक्टर अब्बास को देखते हुए कहा, सर अगर आपको डाउट ही नहीं है तो फिर मुझे भी तसल्ली हो गई है कि मिस अनिका निर्दोष है। मैं उन्हें हिरासत से रिहा करती हूँ, मगर हाँ, एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान जरूर खींचना चाहूँगी। अब्बास हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगे। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं स्पेशल डिपार्टमेंट में अभी नई आई हूँ, मगर मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए हैं। चाहे अनिका अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हो या ना, मगर इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि उनकी मां स्वाति मल्होत्रा का जरूर अंडरवर्ल्ड के साथ एक गहरा रिश्ता था। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, मिस अनिका को इस केस से बिल्कुल दूर रखा जाए। इस केस से जुड़े हर पहलू को मिस अनिका से दूर रखा जाए। यह नियम भी है और हमारा प्रोटोकॉल भी। हमें एक मुजरिम की बेटी को उसी मुजरिम के केस से इन्वेस्टिगेशन के साथ नहीं रखना चाहिए। यह बात सब अच्छी तरह जानते थे। रश्मि जो भी कह रही थी लीगली बिल्कुल सही था। कानून के मुताबिक अनिका इस
केस पर नहीं रह सकती थी, इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने रश्मि की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सही है। रश्मि ने इस बात पर अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम स्पेशल डिपार्टमेंट से दूर रहो। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हें ड्यूटी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। दबे हुए शब्दों में रश्मि अनिका को डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर रही थी। बस उसका तरीका कुछ और था, मगर कहीं न कहीं अनिका ने भी एक राहत की सांस ली। स्पेशल डिपार्टमेंट में ना होने का मतलब था अनिका जब चाहे जाग सकती है और जब चाहे सो सकती है। अनिका वैसे भी स्पेशल डिपार्टमेंट की ड्यूटी करते करते परेशान हो गई थी। अनिका ने इंस्पेक्टर के कहने पर स्पेशल डिपार्टमेंट जरूर ज्वाइन किया था, मगर उसका ध्यान हर वक्त घर पर जाता था। अनिका का मन अपने बच्चों में और अपनी गृहस्थी में ज़्यादा जुड़ने लगा था। अब स्पेशल डिपार्टमेंट में ना होने का मतलब था कि वह रिया और आर्यन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकती थी। यह सोचते सोचते अनिका के मन में रोहित का भी ख्याल आया। अनिका रोहित के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने वाली थी। कहीं न कहीं अनिका को अपनी और रोहित की आगे की लाइफ के बारे में सोचने का मौका भी मिल जाता। अनिका ने भी रश्मि की बात मानते हुए हाँ में सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मुझे भी रश्मि की बात मंजूर है, मगर हाँ, जाने से पहले मैं क्रिस्टोफर के पकड़े गए आदमियों का इंटेरोगेशन जरूर करना चाहूँगी। मैं यह तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि आखिर वह लोग जो भी कह रहे हैं वह सच है। अब्बास अनिका की इस मांग को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो गए। वीडियो कॉल के जरिए अब्बास रश्मि की ओर देखने लगे। वह चाहते थे कि इस सवाल का जवाब रश्मि अनिका को दे। रश्मि ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, इसका मतलब तो साफ है कि तुम्हें मेरी की हुई इंटेरोगेशन पर भरोसा नहीं है, मगर मैं तुमसे कह देना चाहती हूँ कि यह इंफॉर्मेशन मैंने ब्लैक कैट के कहने पर डिजाइन की थी। तुम इस वक्त इस इंटेरोगेशन पर शक करके मुझ पर नहीं बल्कि ब्लैक कैट की काबिलियत पर शक कर रही हो। अनिका ने भी इस बार मुस्कुराते हुए रश्मि से पूछा, तुम कई दिनों से ब्लैक कैट के बारे में हम लोगों से बात कर रही हो, मगर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सचमुच ब्लैक कैट को जानती हो? अनिका के इस बात पर अपने कंधे हवा में लहराते हुए रश्मि ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा, सभी लोग जानते हैं कि मैं और ब्लैक कैट कैसे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के साथ कई सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ कॉलेजियस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मेरी और ब्लैक कैट की मीटिंग भी देखी है। वह लोग जानते हैं कि हम लोग कितने क्लोज हैं। रश्मि की हंसी अब अनिका को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने लगी थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रश्मि झूठ बोल रही थी। अनिका को रश्मि पर इसलिए भी गुस्सा आया था क्योंकि रश्मि ने यह जानते हुए कि अनिका खुद एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर है, उसके साथ उसने एक क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया था। मगर आज अनिका ने सोच लिया था कि वह रश्मि के चेहरे पर लगा नकाब सबके सामने हटाकर रहेगी। मुस्कुराती हुई रश्मि की ओर देखते हुए अनिका ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, चलो अच्छी बात है कि तुम ब्लैक कैट को जानती हो, उसके काफ़ी क्लोज हो, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्लैक कैट को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अनिका की बात सुनकर रश्मि के चेहरे से अचानक ही हंसी गायब हो गई। आसपास खड़े ऑफिसर भी हैरानी से अनिका को देखने लगे। पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट अब तक जान चुका था कि ब्लैक कैट की मदद से रश्मि ने क्रिस्टोफर के लोगों से कुछ ऐसे राज उगलवाए थे जो आज तक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर उगलवाने में कामयाब नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से रश्मि काफ़ी जल्दी पूरे डिपार्टमेंट में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। इंस्पेक्टर अब्बास खुद इसी बात की वजह से रश्मि पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। यहाँ तक कि इस केस की कमान इंस्पेक्टर अब्बास खुद अब सबके सामने रश्मि को सौंप कर गए थे। मगर आज अनिका बड़ी कॉन्फिडेंटली सबके सामने यह बात कह रही थी कि रश्मि और ब्लैक कैट का कोई कनेक्शन नहीं था। रश्मि के माथे से अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा था। अनिका ने जो फ्लावर वाश रश्मि को फेंक कर मारा था, उसकी वजह से रश्मि के सर में हल्का हल्का खून बहने लगा था। अपने घाव पर एक हाथ रखते हुए रश्मि ने अनिका से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अनिका ने स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसरों की ओर देखकर कहा, यह बात तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लैक कैट कैलाश अधिकारी के लिए ऑपरेशंस को अंजाम देता था। सभी लोग अनिका की बात बिल्कुल ध्यान से सुनने लगे थे।
अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैलाश का साथ जिस ब्लैक कैट का नाम जुड़ा था, उस ब्लैक कैट का कहना है कि उसे रश्मि के बारे में कुछ नहीं पता। अगर ऐसा है तो रश्मि ने किस ब्लैक कैट के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की थी? मुझे लगता है हम लोगों को यह जान लेना चाहिए। रश्मि ने हैरानी से अनिका की ओर देखकर कहा, यह सब तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिका ने एक छोटी सी चेयर रश्मि के बिल्कुल सामने रखी और उस चेयर पर बैठने के बाद कहा, तो सुनो कि असली कहानी क्या है। रश्मि अनिका की ओर इस तरह से देख रही थी जैसे उसे अनिका की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अनिका ने इस बार धीरे धीरे बात करते हुए रश्मि से कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं पा रही हो या फिर ना समझने का ढोंग कर रही हो। रश्मि अनिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर यह समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि उसने जिस ब्लैक कैट के नाम से पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट को अपने काबू में किया था, वह सब नकली था। अनिका ने साथी ऑफिसरों को समझाते हुए कहा, कैलाश अधिकारी जिस ब्लैक कैट के साथ काम करते थे, उसका कहना है कि वो रश्मि नाम के किसी ऑफिसर के साथ कोई प्लान नहीं बना रहा था। स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि कैलाश अनिका की बेस्ट फ्रेंड श्रेया के पापा थे और अब उनके ही डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर थे, इसलिए इस बार अनिका की बात पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। रश्मि के हाथ पांव धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। अनिका ने मुस्कुराते हुए रश्मि की ओर देखा और कहा, क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि तुम्हें इस बार भी किसी ने धोखा नहीं दिया? ऐसा कहकर अनिका रश्मि को याद दिलाना चाहती थी कि किस तरह पिछली बार भी किसी ने मिस्टर वाई के नाम से रश्मि को धोखा दिया था। रश्मि को देखकर साथी ऑफिसरों को ऐसा लग रहा था जैसे रश्मि धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगी थी। अनिका अब रश्मि को ज्यादा डिटेल्स में कुछ बताना नहीं चाहती थी। रश्मि के चेहरे के एक्सप्रेशन उसके झूठ को चिल्ला चिल्लाकर बयान कर रहे थे। वीडियो कॉल पर इंस्पेक्टर अब्बास को देखते हुए अनिका ने पूछा, क्या आप ही बताइए सर, क्या मैं क्रिस्टोफर के आदमियों के साथ कुछ देर पूछताछ कर सकती हूँ? रश्मि की हालत देखकर अब्बास के पास और कोई चारा नहीं था। वह जानते थे कि अनिका जो कुछ भी करेगी वह सोच समझकर जिम्मेदारी से करेगी और वह यह भी जान चुके थे कि जिस रश्मि के भरोसे उन्होंने इस पूरी तहकीकात को छोड़ा था, उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता था। अब्बास ने अनिका को परमिशन दे दी। कुछ ऑफिसरों को अनिका के साथ रहने की इंस्ट्रक्शन देकर अब्बास ने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रश्मि वहीं अनिका की केबिन में चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पांव जकड़ लिए थे। रश्मि अपने चलने की और बोलने की ताकत खो चुकी थी। अनिका इंस्पेक्टर अब्बास ने अपॉइंट किए हुए ऑफिसरों के साथ क्रिस्टोफर के आदमियों का इंटेरोगेशन करने इंटेरोगेशन रूम की ओर चली गई। उनके जाते ही स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर अनिका के केबिन में खड़े अपना सर झुकाकर अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अर्जुन भी रश्मि के कहने पर अनिका की हिरासत के लिए जिम्मेदार था। अर्जुन को इस वक्त रश्मि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रश्मि से कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने तुम पर फिर से भरोसा करके। इस बार भी तुमने हमारा सर झुका दिया है। पहले किसी के झांसे में आकर तुमने हमारे पूरे डिपार्टमेंट को गुमराह किया था, यह कहकर कि तुम मिस्टर वाई को अच्छी तरह जानती हो और हम सब तुम्हारी बात को सच मान बैठे थे। उसके बाद हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब हमें पता चला कि कोई तुम्हें मिस्टर वाई के नाम से बेवकूफ़ बना रहा था। मगर हमने सोचा कि चलो एक बार तुमसे गलती हुई है, बार बार तो यही गलती नहीं होगी। मगर आज फिर से तुमने हम सबका सर शर्म से झुका दिया। तुम जिस ब्लैक कैट से इतने दिनों से बात कर रही हो, वह भी तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। वह असली ब्लैक कैट है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट में अपॉइंट करके हम लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल ले ली है। बार बार तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट का सर झुक रहा है। आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? सबको अपनी ओर शर्मिंदगी से देखते हुए जब रश्मि ने नोटिस किया तो रश्मि के गाल शर्म से फीके पड़ने लगे थे। रश्मि को कहीं मुंह छुपाना था मगर उसे कहीं जगह नहीं दिख रही थी। ऐसे में रश्मि भी अर्जुन के ऊपर पलटवार करते हुए कहने लगी,
चलो मैं मानती हूँ कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, मगर तुम लोग यह भूल रहे हो कि जिस खतरनाक क्रिमिनल से तुम लोग इतने दिनों से पूछताछ कर रहे हो, उन्होंने मेरे पूछताछ के तरीके से अपना मुंह खोला है और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि तुम लोग मुझे कोस रहे हो। रश्मि की बात सुनते ही अर्जुन गुस्से से लाल आंखें लिए रश्मि के बिल्कुल पास जाकर कहने लगा, तो आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। बजाय इसके कि तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो, तुम उल्टा हम ही से ऊंची आवाज में बातें कर रही हो। जब रश्मि को ऐसा लगने लगा कि उसके सामने खड़े ऑफिसर किसी भी वक्त उस पर हाथ उठा सकते थे, रश्मि केबिन से बाहर निकलकर अनिका का पीछा करने लगी। इससे पहले कि अनिका इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे तक पहुंचती, रश्मि ने अनिका के साथ चलते हुए अनिका से कहा, तुम हार नहीं मानती हो ना? हर बाजी को पलटने की ताकत रखती हो तुम, मगर तुम्हारा यह सोचना ही एक दिन तुम्हें और हमारे इस पूरे डिपार्टमेंट को बर्बाद करके रख देगा। तुम्हारा ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा कर रह जाएगा। क्या जानना चाहती हो तुम उन लोगों के पास? मैंने बता तो दिया कि उन लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया है। मेरे पूछताछ करने पर उन लोगों ने जो बयान दिया है वह बयान ऑफिशियल ही रिकॉर्ड किया गया है। अब तुम आगे क्या जानना चाहती हो उनके पास? तुम्हारी माँ उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट थी। यह सभी लोग जानते थे कि तुम्हारी माँ ने उस पावर ड्रग को बनाया था। तुम्हारी माँ के खिलाफ इतने पक्के सबूत होने के बावजूद तुम उन्हें फिर से इंटेरोगेट करना चाहती हो। कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम किसी भी हालत में तुम्हारी माँ के ऊपर से एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल का दाग हटा नहीं सकोगी। रश्मि की हर बात अनिका को तीर की तरह चुभ रही थी, मगर इस वक्त अनिका के मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था। क्रिस्टोफर की गैंग से जुड़े इतने खतरनाक क्रिमिनल काफ़ी ट्रेंड हुआ करते थे। 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बावजूद उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था। अनिका यह जानना चाहती थी कि आखिर रश्मि के पूछताछ करने पर इतनी आसानी से वह लोग बयान देने के लिए तैयार क्यों हो गए थे। इसलिए वह जल्द से जल्द उन लोगों से पूछताछ करके क्रॉस चेक करना चाहती थी। इंटेरोगेशन रूम के पास पहुंचते ही अनिका ने अपने साथी ऑफिसर से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन लोगों से अकेले में मिलना चाहती हूँ। स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसरों को इंस्पेक्टर अब्बास ने वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि अब उन्हें अनिका के ऑर्डर को फॉलो करना था। जो कुछ भी हुआ था वह उनकी आंखों के सामने हुआ था, इसलिए अब अनिका किसी भी बात का आर्गुमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसलिए अनिका की बात मानते हुए वह सारे ऑफिसर्स वहीं खड़े रह गए। जब अनिका इंटेरोगेशन रूम के अंदर गई तो रश्मि ने भी अनिका का पीछा करने की कोशिश की, मगर साथी ऑफिसरों ने रश्मि को ऐसा करने से रोक लिया। रश्मि के दिल की धड़कन और तेज होने लगी थी। रश्मि यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर इस बार उन लोगों ने रश्मि को दिए हुए बयान से कोई अलग बयान अनिका को दे दिया तो हो सकता था कि हमेशा के लिए रश्मि को स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया जाए। जब रश्मि यह सब सोच रही थी तभी उसे एक बात का एहसास हुआ। भले ही शायद अनिका असली ब्लैक कैट को अच्छी तरह से जानती हो, मगर फिर भी इतने खूंखार क्रिमिनल्स के पास राज उगलवाने की टेक्निक अनिका नहीं जान सकती थी। चाहे अनिका खुद सचमुच ब्लैक कैट के पास ट्रेनिंग ले चुकी हो, मगर ऐसा नहीं था कि ब्लैक कैट ने 2 दिन की ट्रेनिंग दी और अनिका कोई चमत्कार करके काबिल बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ब्लैक कैट इंटेरोगेशन करने की टेक्निक पर एक किताब छाप देता, जिसके जरिए दुनिया भर के स्पेशल डिपार्टमेंट गहरे से गहरे राज क्रिमिनल्स के पास उगलवाने के काबिल बन जाते। जब यह सारी बातें रश्मि के दिमाग में आई तब उसने राहत की सांस ली। उससे अब यकीन होने लगा था कि अनिका को ऐसी कोई बात पता नहीं चलने वाली थी जो पहले से रश्मि ने उन लोगों से उगलवाई नहीं थी। इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा बंद करते ही अनिका के मोबाइल पर क्रिस्टोफर का एक मैसेज फ्लैश होने लगा। क्रिस्टोफर ने अनिका को अपने पिछले सवाल का जवाब दिया था। अनिका ने पिछली बार क्रिस्टोफर से पूछा था कि उसकी प्रेगनेंसी प्लान करने के पीछे किसका हाथ था। क्रिस्टोफर ने इसी सवाल का जवाब दिया था। जवाब पढ़कर अनिका के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पढ़े गए जवाब पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अनिका बार बार क्रिस्टोफर का लिखा हुआ जवाब पढ़ने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ऐसी बात पढ़ ली थी जिससे उसे एक गहरा शौक लगा था। तभी अनिका की नज़र मोटी चेन से बंधे हुए उस क्रिमिनल पर पड़ी जिसकी पूछताछ करने अनिका इंटरोगेशन रूम में आई थी। अनिका ने अपना फ़ोन जेब में रख दिया और ठीक उस क्रिमिनल के थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्रिस्टोफर का आदमी देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। उसका चेहरा और उसका शरीर काफ़ी ताकतवर नजर आ रहा था। 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बावजूद अब भी उसके शरीर में काफ़ी ताकत थी। मगर अनिका ने बिना डरी उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या मेरी माँ के बारे में तुमने जो कुछ भी कहा वह सच है? उस आदमी ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सच है। तुम्हारी माँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहद इम्पोर्टेंट मेंबर थी। अनिका ने आगे बढ़ने से पहले उस आदमी से पूछा, मैं फिर से एक बार तुम्हें पूछ रही हूँ, क्या तुम इस वक्त जो कुछ भी कह रहे हो वह सच है? उस आदमी ने इरिटेट होकर अपने हाथ अनिका की ओर बढ़ाने की कोशिश की, मगर भारी लोहे की चेन ने उसे एक जगह पर जकड़ रखा था। उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में अनिका से कहा, कह तो दिया कि सच कह रहा हूँ, बल्कि उसी को ढूंढने के लिए हम तुम्हारे देश के अंदर दाखिल हुए हैं। उसने जो चीज़ पीछे छोड़ी है उसकी तलाश यहीं पर आकर पूरी होगी। यह बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, उसकी इकलौती औलाद होने के नाते तुम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। इसलिए बजाय इसके कि तुम हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। अनिका ने साइड में रखी एक कुर्सी अपनी ओर खींची और बड़े आराम से उस चेयर पर बैठते हुए उस आदमी से कहा, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इंटेरोगेशन शुरू करती हूँ। अब उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका उसे क्या कहना चाहती थी। एक तरफ वह उस आदमी से पहले ही यह सवाल पूछ चुकी थी जिसका जवाब वह जानना चाहती थी, और दूसरी तरफ बड़े ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए वह उसे यह कह रही थी कि असली इंटेरोगेशन अब शुरू करने वाली है। बड़ी बड़ी आंखों से वह आदमी अनिका को घूरने लगा। अनिका बस आदमी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक उस आदमी को पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई। अनिका ने इंटेरोगेशन रूम के सारे रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा और साउंड इक्विपमेंट ऑफ कर दिए। अनिका उस खतरनाक आदमी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। जंजीरों में जकड़ा हुआ वह खतरनाक गैंगस्टर समझ नहीं पा रहा था कि अनिका उसके साथ क्या करने वाली थी।